हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, शुभ संध्या। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन के जितने भी प्रश्न आपके पिछले 10 से 12 साल में विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इन प्रश्नों का कलेक्शन होता है। इन प्रश्नों का जो है वह संग्रह है और अगले 15 से 20 मिनट के दौरान जो है इन प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। यानी इन प्रश्नों के आगे पीछे ऊपर नीचे जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं बताया जाएगा। देखने में इनकी संख्या आपको 10 दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप इनको सॉल्व करिएगा, वीडियो को अंत अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न इनकी संख्या आपकी 25 से 30 क्वेश्चन आपके कहीं भी गए नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों के आरक्षण की बात कही गई है। जो मूल संविधान है इसमें कितने परसेंट पंचायती राज व्यवस्था में कितने परसेंट महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, प्रश्न आपका होगा। पूछा गया क्वेश्चन है और इसके भी चूंकि ग्राम से संबंधित है, ग्राम विकास से संबंधित है ये क्षेत्र, तो लेखपाल की परीक्षा में ये प्रश्न आने की पूरी संभावना होगी। देखा जाए 33% सीटें जो है आपकी आरक्षित होती है फीमेल के लिए, है ना। और यहाँ पे मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत का एकमात्र मिनिमम अगर देखा जाए, मिनिमम 33%, मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में मैक्सिमम या कहिएगा कि 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। नियमतः मिनिमम 33% सीटें जो है फीमेल के लिए आरक्षित होती हैं पंचायती राज प्रणाली में, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है कुल कितने विषय हैं, ये आपसे अगला प्रश्न में पूछा गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए टोटल आपकी विषय संख्या जो हो जाएगी 29 सब्जेक्ट, 29 विषय जो हैं आपके होंगे यहाँ पर, है ना। और साथ ही साथ ये विषय किससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। विषयों की संख्या 29 किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। और पंचायती राज के बारे में मैं आपको एक फैक्ट में आपको और बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर सन 1959 को जो है स्टार्ट हुआ था राजस्थान से। राजस्थान में एक जिला पड़ता है नागौर, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। और 24 अप्रैल, है ना, 24 अप्रैल प्रत्येक वर्ष जो है वह पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पंचायती राज के आगे पीछे जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं मैंने बता दिया है। 11वीं अनुसूची याद रखिएगा, 29 विषय आपके हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है, तो भाग आपका होगा 9, है ना, भाग 9 आपका है। और एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना होगा, अनुच्छेद 40 याद रखिएगा, जो कि डीपीएसपी संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों संबंधित है, जिसमें कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान की बात कही गई है ना। तो अनुच्छेद 343 याद रखिएगा, 243 याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 याद रखिएगा, अनुसूची 11 याद रखिएगा, भाग 9 याद रखिएगा, जो कि आपका पंचायतों से संबंधित है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, परमाणु परीक्षण के लिए फेमस, परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध आपका पोखरण एक स्थान है और ये स्थान आपका किस राज्य में पड़ता है, ये आपसे पूछा गया है। एक चलताऊ क्वेश्चन है, हमेशा हर एग्जाम में आपको मिलता रहता है। पोखरण आपका पड़ता है कहाँ पे, राजस्थान में, है ना। राजस्थान ये आपका जो है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है पोखरण। परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है और भारत ने अब तक के इतिहास में 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। एक 1974 में किया है जबकि भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और एक आपका परीक्षण हुआ था 1998 में जबकि भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना। पोखरण के अलावा 2 स्थान आपको और याद रखना होगा। एक याद रखिएगा चांदीपुर, है ना, चांदीपुर याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के रूप में फेमस है। और एक स्थान याद रखिएगा श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है ना। और किस लिए फेमस है, तो ये श्रीहरिकोटा आपका जाना जाता है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की लोकेशन आपसे पूछी जाती है, कहाँ पर स्थित है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, बताइएगा। यानी पोखरण राजस्थान में परमाणु परीक्षण के लिए, चांदीपुर उड़ीसा में रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के लिए फेमस है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए फेमस है। और केरल का एक स्थान और याद रखिएगा,
तुम्बा केरल में पड़ता है और यह भी रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के लिए फेमस है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे, फरमाइशी गीतों के लिए प्रसिद्ध झुमरी तलैया की लोकेशन पूछी गई है। झ से झुमरी तलैया याद रखिएगा, झ से झुमरी तलैया और झ से झारखंड याद रखिए, कंफ्यूजन आपको ज़्यादा होती है। तलैया शब्द सुन के आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, तो तलैया का मतलब उत्तराखंड मत बताइएगा। झुमरी तलैया फरमाइशी गीतों के लिए फेमस है, झारखंड राज्य में है ना। एग्जाम में झुमरी तलैया आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा भीमबेटका गुफाएं आपसे पूछी जाती हैं, कहाँ पे है, तो एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है ना। इसके बाद नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। आप यूपी स्पेशल में पढ़े होंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करिएगा तो गेहूं हो गया, दूध हो गया, अनाज उत्पादन, सब्जी उत्पादन, है ना। राजमार्गों की लंबाई के आधार पर यूपी आपका पहले स्थान पे है। चावल उत्पादन में यूपी जो है केवल दूसरे में है, बाकी मैक्सिमम हमने जो बताया था गेहूं, गन्ना, दूध उत्पादन में आपका क्या है, चावल, यूपी आपका पहले नंबर पे है। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका सही होने जा रहा है, आपका अपना प्रदेश गेहूं उत्पादन में जो है पूरे भारतवर्ष में पहले नंबर पे आपका आता है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का प्राचीनतम वेद कौन सा है। 4 वेद आपके होते हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद में सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए तो बताइएगा कौन सा है। हाँ, ये वेद आपका आ जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। 10 मंडलों में यह वेद आपका विभक्त है। 10 मंडल याद रखिएगा, 1028 सूक्त याद रखिएगा और साथ ही साथ 10,600 मंत्र याद रखिएगा। ऋग्वेद से प्रश्न आपका जो बनता है ना। सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्रों का संग्रह आपका ऋग्वेद है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, सबसे महत्वपूर्ण वैदिक अगर ऋग्वैदिक देवता की बात करिएगा, इंद्र हो गया, अग्नि हो गया। इंद्र महत्वपूर्ण देवता है, लगभग 250 बार इनका उल्लेख है। और अग्नि की अगर बात करिएगा तो अग्नि जो है आपका लगभग 200 बार इनका उल्लेख है ना। चलिए इसके बाद दिया गया बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ को, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्धाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, है ना। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्धाज के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन के दौरान उन्होंने जितना भी उपदेश दिया था जगह जगह घूम घूम के, है ना। पहला उपदेश तो धम्मचक्र प्रवर्तन था सारनाथ वाराणसी में। इसके अलावा उन्होंने कई स्थानों पर भ्रमण किया था और हर जगह इन्होंने उपदेश दिया था। उनके उपदेशों का संग्रह 3 पिटकों में आपका क्या है, त्रिपिटकों में आपका संग्रहित है। एक आपका है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक और एक आपका अभिधम पिटक, है ना। 3 पिटकों में आपका जो है बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है। उसमें से एक महत्वपूर्ण पुस्तक आपकी आती है जिसका नाम होगा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं इसकी पूजा करते हैं। जैसे अपने यहाँ भागवत गीता की पूजा की जाती है, बाइबल की पूजा की जाती है, वैसे सुत्त पिटक की पूजा की जाती है ना। इसी ग्रंथ को आपने क्या कहा है, इंसाइक्लोपीडिया। और अनुयायियों का ऐसा मानना है कि जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल जो है इस पुस्तक में है, सुत्त पिटक में है। यही कारण है कि इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्धाज के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए जो जैन और बौद्ध धर्म का केंद्र है। जैन और बौद्ध धर्म का केंद्र कौन सा बिंदु आपका होगा, कौन सा शहर होगा। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद से आगे बढ़िएगा, एक शहर पड़ता है कौशाम्बी, है ना। कौशाम्बी जैन और बौद्ध धर्मों का मिलन बिंदु है ना। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। सर्वाधिक उपदेश आपका श्रावस्ती में दिया था। और कौशाम्बी एक ऐसा स्थान, इलाहाबाद कौशाम्बी का मुख्यालय, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। कौशाम्बी वह जिला है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है वह संयुक्त पूजा स्थल है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या। यूपी में कुल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं आपसे पूछा गया है। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जो आपका होगा 3, केवल 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं जो कार्यरत हैं। एक लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका अमौसी,
एक आपका लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट आपका बाबतपुर वाराणसी में, और एक कुशीनगर में जो अभी हाल में स्थापित हुआ है। तो ये 3 इंटरनेशनल पोर्ट आपके होंगे यूपी में। सबसे अंतिम क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में बारिश होती है? उस राज्य का नाम बताइए जहां पर जाड़े की ऋतु में बारिश होती है। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जाए, किस राज्य में लौटते मानसून से बारिश होती है? या किस राज्य में उत्तरी पूर्वी मानसून से बारिश होती है? सबका उत्तर आपका सिंपल एक होगा, कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर आपका होगा तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु वह भारतीय राज्य है जब पूरे भारतवर्ष में नवंबर दिसंबर में जनवरी में आपका क्या होता है, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है उत्तर भारत में। उसी समय तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, यानी जाड़े की ऋतु में आपकी बारिश होती है। तो प्रश्न की इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके।